अच्छा मैं कहता हूं कि आप ना इस समय ओम का उच्चारण करके देखो। आप एक बार करो मेरे साथ, एक बार लंबा गहरा सांस भरो, इस तरीके से हाथ रख के। हाँ ऐसे हाथ रख लीजिए या ऐसे हाथ रख लीजिए। ज्ञान मुद्रा है, ये ध्यान मुद्रा है। सीधे बैठ करके, बस आपकी जो स्पाइन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसे बैठ जाओ, आंखें बंद करके। आंखें बंद करके, ठीक है। और एक बार लंबा गहरा सांस भरो, दीर्घ स्वर में ओम का उच्चारण करो। कि चेस्ट में गांठें बनने लग जाती है, वो ना बने, और अगर है तो खत्म हो जाए। उससे योग से कैसे इसको हम कर सकते हैं? उसके 2-3 उपाय हैं। एक तो दालचीनी का पानी जो मैंने बताया है वो उसमें लाभ करेगा। दूसरा एलोवेरा का जूस, एलोवेरा के जूस, और साथ में आंवले का भी जूस आप ले लीजिए। पेट में एसिडिटी ना रहे उसके लिए जल्दी से बताइए उपाय क्या है? खाना जो आप खाते हो उसको चबा चबा करके खाइए। खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए। खाना खाने से पहले आधा गिलास पानी पीजिए। एसिडिटी की समस्या से आप बच जाओगे। शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए योगा के जरिए? योग में अर्धमत्स्येंद्रीय आसन है, मंडूक आसन है। ये 2 आसन यानी पेट को दबाने वाले, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने वाले सारे आसन आपको करने हैं। ओम। हम जब सुबह उठते हैं तो हमें कहा जाता है कि ओम का उच्चारण जरूर करें, क्योंकि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके की मेडिटेशन भी होती है। आज का पॉडकास्ट कुछ इससे ही रिलेटेड रहने वाला है। कहते हैं कि भगवान शिव को ही योग का गुरु माना जाता है। ये भी कहते हैं कि वैदिक समय था जब सप्तऋषियों को इसका ज्ञान हुआ और इसके बाद योग पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन महर्षि पतंजलि को इसका मुख्य श्रेय भी दिया जाता है। फिलहाल ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और आप देख रहे हैं द भावना शो। तो आज के हमारे द भावना शो पॉडकास्ट में आ गए हैं योग गुरु, योग में एक्सपर्ट सोहित योगी जी। वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने शो में हमें ये शुभ अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, शुरुआत ही की मैंने ओम से। आप बता दीजिए कि जब आप योगा शुरू करते हैं तो सबसे पहले योग का ही उच्चारण, योग में ओम का ही उच्चारण करते हैं। इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, इसके एक तो ना ये ओम अपने में एक शब्द जो है ये इतना व्यापक है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं व्याकरण की दृष्टि से बताऊं, अकार, उकार और मकार 3 अक्षर हैं इसके अंदर, आ, उ और मा, अकार, मकार। और इसको हम इस तरह समझेंगे जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और अंत में संहार करने वाले महेश। तो इसको हमारे शास्त्रों के अंदर भगवान का, ईश्वर का मुख्य निज नाम माना जाता है। कैसे? जैसे मैं किसी का भाई हो सकता हूं, मैं किसी का पिता भी हूं, मैं किसी का पति भी हूं, मैं किसी का दोस्त हूं, लेकिन मेरा एक निज नाम है ना, सोहित योगी। ऐसे ही उस परमात्मा के लाखों करोड़ों नामों में, जैसे आप उसको ब्रह्मा के रूप में समझ सकते हो, ईश्वर, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई वाहे गुरु कह रहा है, जो भी कह रहे हैं, कोई भगवान राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन उस ईश्वर का, उस भगवान का एक निज नाम है, वो है ओम। और भगवान के नाम के साथ में हम ओम का उच्चारण करके हम अपनी योग की क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये तो हुई एक बात। अब हम दूसरी तरफ इसको समझें। नासा के अंदर भी एक रिसर्च हुई है कि हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक वाइब्रेशन होती है, और वहां पर स्पष्ट है कि आप 30 मोबाइल एक साथ रखें, उनमें इतनी वाइब्रेशन नहीं होगी जितनी ओम के उच्चारण से हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन होगी। अब वो वाइब्रेशन क्या करेगी? वाइब्रेशन आपके ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करेगी, आपके अंदर प्राण की शक्ति को बढ़ाएगी। तो आप जब ओम का उच्चारण करेंगे, अच्छा मैं कहता हूं कि आप ना इस समय ओम का उच्चारण करके देखो। आप एक बार करो मेरे साथ, एक बार लंबा गहरा सांस भरो, इस तरीके से हाथ रख के, हाँ ऐसे हाथ रख लीजिए या ऐसे हाथ रख लीजिए। ज्ञान मुद्रा है, ये ध्यान मुद्रा है। सीधे बैठ करके, बस आपकी जो स्पाइन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसे बैठ जाओ, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके, ठीक है। और एक बार लंबा गहरा सांस भरो, दीर्घ स्वर में ओम का उच्चारण करो।
उसको फील करो। हम एक बार को बाहर से इसको ना समझ पाए, लेकिन ब्रेन इतना एक्टिवेट हो जाता है, इतनी मन को शांति मिल जाती है, क्योंकि जब ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा, प्राण शक्ति आ जाएगी, तो आप शांति का अनुभव करने लगेंगे। अच्छा, इसे करने के बाद में एक बात बताओ, वैसे तो मैं यूजुअली करती हूँ, दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। हाँ। एकदम सुन्न, और एकदम ऐसा लगता है कि आसपास एकदम शांति हो गई है। हाँ, तो ये मन की शांति है। तो एक तो ये इसका दूसरा कारण ये हो गया। अब हम और आगे चलते हैं, क्योंकि मैं ओम के ऊपर बहुत लंबा बोल सकता हूं, पर संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं। हम किसी भी धर्म में चले जाएं, देखो कहीं पर इसको आमीन के रूप में जानते हैं, कहीं आमीन के रूप में जानते हैं, कहीं एक ओमकार बोलते हैं, और अपने हिंदू में ओम बोलते हैं। तो ये सभी धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों में इसको माना जाता है, सभी धर्मों में इसको बोला जाता है। तो इस आधार पे भी, क्योंकि देखो आपको दिल्ली आना है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, परंतु आना तो दिल्ली है। भाई कोई गुड़गांव से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई अलग जगह से आ रहा है, तो आना उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट है दिल्ली आना। हर किसी का टारगेट क्या है? भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति, वाहेगुरु की प्राप्ति, या गॉड की प्राप्ति, किसी भी रूप में आप समझ लिए, वो है एक ही, वो है ओमकार। आप इस तरह से समझें। एक और मैं इसके बारे में बताता हूं। हमारे वेद हैं, वेदों को दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक माना जाता है, और खासकर ऋग्वेद को। और ऋग्वेद आप खोल के देखिए, हर मंत्र के आगे ओम शब्द है। प्रत्येक मंत्र, ओम ईशेतोर्जे, ओम अग्न आयाहि वीतये, ओम ये त्रिशप्ता पर्यंती, मतलब मैंने कई मंत्र बोल दिए, एक लाइन, सबके आगे ओम शब्द लगा हुआ है। यानी ओम तो व्यापक है, ओम से ऊपर तो मैं मानता हूं कुछ है ही नहीं। और यहां तक कहा जाता है शास्त्रों के अंदर, जो व्यक्ति अपनी सांसों के ऊपर ओम को आरूढ़ कर लेता है, यानी जैसे एक माला होती है और उसमें मन के पिरोए जाते हैं, और उन मनकों की तरह अपनी सांसों पर ओम के मन के पिरो ले, तो उसका कल्याण हो जाता है, उसको शांति मिल जाती है, उसको आनंद मिल जाता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। जहां आपने ओम का नाम जप कर लिया, मानो आपको तृप्ति प्राप्त हो गई। फिलहाल अच्छा लगा, और शुरुआत क्योंकि उनसे हुई है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो अभी हमने ओम पर बात कर ली है, अब मैं जानना चाहूंगी आपसे योग से रिलेटेड चीजें। यहां से शुरू करते हैं और पैर की उंगलियों तक बात करेंगे। सबसे पहले बाल ना झड़े, उसके लिए बताइए क्या करें। देखिए, एक तो मैं इस पे मेरे दो विचार हैं। जिनका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, यानी बाल झड़ने स्टार्टिंग है, तो वो सावधान हो जाएं, कम से कम वो सही पोषक तत्वों का प्रयोग करें, खान पान अपना सही रखें, जंक फूड फास्ट फूड बंद कर दें। और मैं हर बीमारी पर जंक फूड फास्ट फूड तो बोलूंगा ही कि इसको नहीं लेना है। दूसरा, आप जितने भी हमारे पैर ऊपर उठाने वाले आसन है, जैसे हलासन है, या सर्वांगासन है, शीर्षासन है, और आपका 60 डिग्री पर अपने लेग्स को उठा सकते हो, आप 30 डिग्री पर अपने लेग्स को उठा सकते हो, 90 डिग्री पर अपने लेग्स को उठा सकते हो। ये सारे आसन, यानी सर को नीचे की ओर झुका करके जितने भी करने वाले आसन हैं, वो सब करो, यानी ब्लड का सर्कुलेशन में सर की ओर करना है। एक तो इसका योग के आसनों में ये लाभकारी है। दूसरा, कड़ी पत्ता, जो मीठा नीम होता है, उसको आप ले लीजिए, लगभग 15-20 पत्ते ले लीजिए, और उनको सुबह सुबह आप मिक्सी में डालिए, और उनको ऐसे घुमाइए, पानी डालिए, गिलास छान के आप उसको पीना शुरू कीजिए। तो खाली पेट सुबह। ये अब कोई मान लो बीपी की दवाई लेता है, कोई शुगर की लेता है, कोई थायराइड की लेता है, तो वो उसके बाद ले सकते हैं। उसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि नहीं बीपी की दवाई से पहले ही लेना है। तो उसके लिए आप ये प्रयोग करो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा बालों के लिए। आंवले का सेवन करो। आंवला आंखों के लिए और बालों के लिए रामबाण का काम करता है। तो आप इतना करिए। पर अब मेरा दूसरा पक्ष ये है, यदि जिसके बाल पूरी तरह से झड़ चुके हैं, क्योंकि जब ये वीडियो देखेंगे आपके शो पर, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि जी मेरे सर पे बाल तो मात्र 30% है, यानी मैं कहूं कि वो गंजे हो चुके हैं, तो उनके बाल तो नहीं आएंगे। जिनकी भूमि बंजर हो चुकी है, उनके बाल नहीं आएंगे। और कोई यदि व्यक्ति कहता है कि नहीं, आप मुझे मेरा ये प्रोडक्ट लीजिए, उससे आपके बाल आएंगे, तो वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यदि किसी गंजे के सर पर बाल उग सकते थे, तो मैं तो कहता हूं कि इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति के बेटे के बाल सर पर बहुत कम है, उसके भी बाल आ सकते थे, कि वो कुछ भी खरीद सकता है। जी। अच्छा, मतलब अगर जो लड़कियां हैं, खासकर उनको हेयर फॉल होता है, तो उनको जो कड़ी पत्ता आप बता रहे हैं, उसका जूस बना के पीना है। ठीक है। अब आते हैं हमारा ललाट। कहते हैं ना कि ललाट जो है अगर चमकता है तो मानो कि आपकी एनर्जी को भी शो करता है। ललाट कैसे चमके? देखिए, एक प्राणायाम है कपाल भाती। कपाल किसको कहते हैं?
मस्तक को ही कहते हैं, ललाट को ही कहते हैं। तो कपाल भाती प्राणायाम के करने से, भाती माने होता है चमकना, कपाल माने मस्तक और भाती यानी चमकना। तो आप इससे आइडिया लगाइए कि कपाल भाती के करने से मस्तक चमकता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इसके करने से मस्तक कैसे चमकेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो फेस होता है, हमारा मस्तक होता है, ग्लो चेहरे पे होता है, हमारे पेट के कारण होता है। अगर लीवर ठीक है तो सब चीज ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, ब्लड बॉडी में पूरा है, तो आपका फेस भी चमकेगा, बाहर की चीजें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारा कपालभाति आपके पेट को ठीक करता है और ब्लड के फ्लो को आपके ब्रेन की ओर, मस्तक की ओर भेजता है। तो इससे कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो मस्तक आपका, ललाट आपका चमकेगा। इसके साथ साथ आप दूसरी तरफ आते हैं, शीर्षासन बहुत बढ़िया होता है। शीर्षासन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, पर उसकी जगह सर्वांगासन आप कर लीजिए, यानी आप उस वीडियो में या चित्र आप लगा देना, तो सर्वांगासन का प्रयोग कर लीजिए। और एक काम अब मैं बाहर के लिए भी बता देता हूं, ये तो हमने अंदर के लिए बताया है। बाहर के लिए क्या करना है कि सुबह उठिए, सबसे पहले नारियल का यानी जो कोकोनट ऑयल होता है उसको ले लीजिए थोड़ा सा हाथ पे, और उसको हाथों पे लगाइए अच्छे से, और पूरे फेस के ऊपर 1-2 मिनट 3 मिनट अच्छे से मसाज कर लीजिए सुबह उठ के। सबसे पहले मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी उम्र 60 प्लस है और उनके जो त्वचा है वो 30-35 जैसी है, और मैंने कई बार मैं उनसे पूछ भी लेता हूं, मैं तो एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। मैं उनसे पूछता हूं भाई क्या कारण है आपकी त्वचा का? अरे गुरुजी, हमारे गुरुजी ने ये बताया था कि सुबह सुबह ना आप नारियल का तेल लगाया करो, गोले का तेल लगाया करो, यानी कोकोनट ऑयल। तो मुझे तो 20 साल हो गए लगाते। ये नहीं कि आज लगाओगे कल आप चमक जाओगे, ये संभव नहीं है, परंतु आज लगाओगे तो 1 महीने में 40 दिन में आपको अंतर दिखाई देगा। मैं भी करके देखा, लेकिन मैं ज्यादातर नहीं कर पाता हूं क्योंकि सुबह जल्दी उठ के हमारी क्लास वगैरह का सब रहता है। कभी कभी मैं भी करता हूं, तो मैंने उसको देखा है कि उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब नारियल का पानी त्वचा के लिए आप जानते ही हैं बड़ा जबरदस्त होता है, और जितने भी प्राणायाम है वो सब स्किन के लिए, ललाट के लिए, फेस के लिए बहुत जबरदस्त है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, भ्रामरी प्राणायाम हो, स्ट्रेस नहीं आएगा तो डार्क सर्कल भी नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं आएगा तो आपका फेस भी ग्लो करेगा। तो तनाव से बचिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम कीजिए, उद्गीत प्राणायाम कीजिए, यानी जो ओम का उच्चारण मैंने बताया अभी, वो उद्गीत प्राणायाम भी है योग में, और कपालभाति प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। सारे प्राणायाम से आपका फेस चमकने लगेगा, ग्लो करेगा, तो दूसरे कॉस्मेटिक की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब आती है आंखों की बात। कहते हैं कि जो आंखें हैं वो आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाती है। कहते हैं बड़ी आंखें हो तो चेहरा एक अलग ही नजर आता है। ऐसे में यदि किसी को अपनी आंखों को सुंदर बनाना है, देखिए ईश्वर ने जो दे दिया सो दे दिया, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन आपकी आंखें बने आपके चेहरे पर, उसके लिए कोई योग की कोई भूमिका होती है? देखिए, आंखों के लिए मैं ये कहूंगा, मेरी तो खुद की आंख बहुत छोटी छोटी है परंतु आंख जैसी परमात्मा ने दी है उसमें तो कोई फेरबदल नहीं कर सकता। भाई जिसकी जैसी नाक बना दी, जैसे कान बना दी, तो चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आंखें बना दी, उनको चेंज तो नहीं कर सकते। पर मैं यहाँ कहूंगा कि आंखों से बराबर रोशनी बनी रहे आंखों के अंदर, ये होना चाहिए। बनी रहे। आंखों की सुंदरता क्या है? आंखों की सुंदरता है आंखों से बराबर दिखना। exactly. आंखों की सुंदरता ये नहीं है कि वो बाहर से हमें दिख रही है, वाह किसी की तो टमाटर जैसी आंखें हैं, किसी की बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं मानता हूँ फेस का, हमारे शरीर का सबसे सॉफ्ट गहना भी यही है, सबसे सुंदर गहना भी यही है आंखें। आंखों से ही सारी चीजें आगे की, एक दूसरे से बातचीत भी आंखों से ही बढ़ती है। लेकिन आंखों से बराबर दिखना, आंखें यानी निरोगी रहे, उसके लिए योग की क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं को करो जैसे कि आंखों की पीछे हमारी नर्व है, ऑप्टिक नर्व है। आप कुछ करके दिखा सकते बैठे बैठे? हाँ, मैं अभी बताता हूँ। तो आंखों की नर्व की एक्सरसाइज करनी है खासकर, क्योंकि ये तो बल्ब है जो आपको सामने दिख रहा है, जिसको आप सुंदर मान रहे हैं, ये एक बल्ब है। बल्ब हमारे सामने भी है। अब इसके पीछे जो तार है, अगर वे कमजोर होंगे तो इसमें रोशनी नहीं जाएगी। यानी जितने भी हमारे पीछे, चाहे ऑप्टिक नर्व है और दूसरी नर्व है, वो सब ब्रेन से कनेक्टेड है। तो आंखों, यहाँ से बल्ब तभी जलेगा, तभी दिखेगा आंखों से, जब वो नर्व काम करेंगी। तो उन नर्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे आप सीधे बैठ जाओ, ये एक्सरसाइज बहुत सारी जगह बताई भी जाती है। एकदम ऐसे सीधे बैठ जाओ, अंगूठे को देखो और गर्दन सीधी रहेगी, और केवल जो डार्क सर्कल है, जो ब्लैक आपकी पुतली है, उसको साइड में ले जाओ। फिर ऐसे ही सीधा सामने और फिर दूसरी साइड। इसको आपको 10-10 बार करना, ऐसे ही ऊपर और ऐसे ही नीचे और फिर ऐसे ही गोल गोल। मतलब ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। मैंने 1 सेकंड में, क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसको? नेत्र विकासक क्रिया कह सकते हैं। नेत्र विकासक, हाँ, और अंग्रेजी में डॉक्टरों की लैंग्वेज में भी कुछ और नाम है, मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन नेत्र विकासक क्रिया यानी नेत्रों को ठीक करने के लिए क्रिया है। तो इस क्रिया को आप प्रतिदिन कम से कम 5-5, 7-7 मिनट करो, नंगे पैर घास पर चलो। और मैंने अभी बताया
आंवले का सेवन, विटामिन सी, आंवला, कच्चा आंवला, मुरब्बे के रूप में आंवला, आंवले का जूस आप यदि लेते हैं तो आपकी आंखें आपके साथ सदा बनी रहेंगी। और इसके साथ और चीज मैं बताता हूं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले लाइट नहीं जलानी है। सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं, सुबह उठेंगे सबसे पहले लाइट जलाएंगे, लाइट जलाने के साथ आंखों पे कितनी एकदम, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर अंधेरे में हम बैठे हैं और एकदम से बाहर जाएं तो आंखें कितना दुखती हैं। हम योग में किसी को 1 मिनट से ज्यादा आंखें बंद कराते हैं, तुरंत हाथों को रब करवाते हैं और आंखों के ऊपर लगाइए ऐसे। उसका उद्देश्य ये होता है कि आंखों को हाथों के अंदर ही अंदर खोलिए और धीरे धीरे आंखों को लाइट में लेकर के आइए। डायरेक्ट आंखों को और लाइट में लाएंगे तो आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो आंखें आप आई साइड आपकी। अच्छा, जो बच्चे घर में टीवी देखते हैं, पेरेंट्स की भी कई बार मजबूरी हो जाती है, काम कर रहे हैं तो बच्चे उस समय जो है माँ बाप के आगे पीछे घूमते, और देखिए घूमेंगे क्यों नहीं, बचपन है तो माँ बाप के इर्द गिर्द ही रहता है, लेकिन फिर भी ऐसे में टीवी देखते हैं, स्क्रीन चलाते हैं। अब तो हर बच्चे के हाथ में फोन है और आप है योग गुरु, आपसे बेहतर कौन बताएगा इसका कोई उपाय ताकि बच्चे देखे भी लेकिन आंखों में इफेक्ट ना हो। देखिए, एक तो ये है कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक टीवी मत दिखाओ, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक मोबाइल मत दिखाओ, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक, और दूसरा अंधेरे में मोबाइल मत दिखाओ। कई बार आजकल के बच्चे पेरेंट्स से बचने के लिए, और बच्चे क्या थोड़े व्यस्त भी हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, उस समय पर भी जो है क्या करते हैं कि कंबल के अंदर जाएंगे और मोबाइल चलाने लगते हैं। अब सोचिए वो अपने आंखों के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। कम से कम टाइम स्क्रीन पर रहना चाहिए, मजबूरी है। क्यों? देखो, अगर आप विद्यार्थी काल में आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही अपनी आंखों को बिगाड़ लोगे तो फिर आपको आगे चल के तो लैपटॉप पे बैठना है। अब मैं हूं, मेरी फैमिली में 55 की उम्र में जाके मेरी माता जी को चश्मा लगा है अभी, वो भी क्योंकि कुछ और उनको कारण रहे हैं, तो और मेरे फादर को, मेरे फैमिली में किसी भाई को, किसी को भी चश्मा नहीं लगा। और मैं ही नहीं कहता कि वो योग करते हैं, मैं तो योग भी नहीं करते। कारण क्या कि उनको स्क्रीन, गांव में रहते हैं, कहाँ उनके पास टाइम है स्क्रीन देखने का, तो उनका अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, डेली सुबह उठ के खेतों पे जाते हैं। तो स्क्रीन को, तो इसका उपाय ये नहीं कि हम माँ बाप तो लग गए किचन में, माँ बाप लग गए दूसरे काम में, बच्चे को दे दिया मोबाइल, और वहां जब छोटा बच्चा होता है वहीं उसकी आदत बिगाड़ देते हैं। उसको मोबाइल की जगह आप कोई पुस्तक दे दीजिए, कोई किताब दे दीजिए, कुछ और वैसा कोई खिलौना दे दीजिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी का खिलौना दे दीजिए, उसे भी तो कर सकता है। मोबाइल आजकल एक कारण हो रहा है। अब इससे भी थोड़ा डेप्थ में जाओ, होता क्या है कि जब माता गर्भवती होती है उस समय पर वो डॉक्टर ने अगर बेड रेस्ट बोल दिया तो वो क्या करेगी? वो मोबाइल चलाएगी। आप आइडिया लगाइए, गर्भ के अंदर जब अभिमन्यु चक्रव्यूह की विद्या को सीख सकता है, तो ये जो बच्चा गर्भ के अंदर पल रहा है वो क्यों नहीं सीखेगा? वो ही सीखेगा जो आप कर रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, यदि आपकी माँ, यदि हमारी कोई बहन उल्टी सीधी पिक्चरें देखेगी, मोबाइल चलाएंगी, दूसरे तरीके की पुस्तकें पढ़ेंगी, तो वो बच्चे के अंदर वैसे के वैसे ही गुण आएंगे, क्योंकि उसको जो पूरी डाइट मिल रही है वो माँ से मिल रही है, उसका नाभि से माँ का कनेक्शन है, सब कुछ उसके माँ से, उसके विचार मिल रहे हैं। बड़ा होने के बाद में पिता के कमाएंगे, माँ के ज्यादा आ जाएंगे। अगर उसको जैसा बनाना चाहते हो, आप भगवान राम जैसा बनाना चाहते हो, तो भगवान राम के चित्र लगाइए अपने कमरे के अंदर, और भगवान रामचरितमानस का पाठ कीजिए, वाल्मीकि रामायण का पाठ कीजिए, आप सीरियल भी रामायण देखिए। और कृष्ण बनाना चाहते हो तो कृष्ण की चीजें देखिए, आप भगत सिंह बनाना चाहते हो, सावरकर बनाना चाहते हो, आप यदि कुछ भी बनाना चाहते हो तो वैसा आप बनाइए। बिजनेसमैन बनाना चाहते हो, बिजनेस की जैसी पुस्तकें पढ़िए, और आप नेता बनाना चाहते हो तो नेताजी, संत बनाना चाहते हो संत, आप जो बनाना चाहते हो आप उस समय पर आप उस तरह से आप अपने कदम को आगे बढ़ाइए, तो बच्चा आगे चल के, अब माने यदि मोबाइल देखा और टीवी देखा, तो बच्चा, तो आप देखा होगा, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, जब छोटा सा बच्चा 2, 4, 5 दिन का भी होता है, उसके आगे मोबाइल लगाओ तो उसकी गर्दन में मोबाइल के साथ साथ इधर करोगे इधर देखेगा, इधर करोगे इधर देखेगा। तो कारण कहां से आ गया उसको? वो देखो, क्योंकि वो उसकी माँ ने मोबाइल चलाया है। तो सावधान होने की आवश्यकता है। अच्छा, एक बात बताइए, मोतियाबिंद ना हो उससे बचना है, क्योंकि जब एक उम्र हो जाती है 40 के पार, तो डर इस चीज का होता है कि मोतियाबिंद ना हो जाए, फिर उसका ऑपरेशन ही एक उपाय होता है। ऐसे में मोतियाबिंद ना हो, उससे कैसे बचे? देखिए, कुछ ऐसे रोग होते हैं कि जो या तो अनुवांशिक यानी जेनेटिक भी हो जाते हैं, और कुछ अपनी लापरवाही के कारण भी होते हैं। ये जितनी आंखों के लिए मैंने आपको बात बताई है, जरूरी नहीं है केवल आई साइड ही वीक होगी, मोतियाबिंद भी इसका एक कारण है। सुबह उठ करके डॉक्टर राजीव दीक्षित का आपने नाम सुना होगा, वो उन्होंने बहुत जोर दिया इसके लिए। सुबह उठ करके अपने मुंह की सलाइवा जो होता है, रात को मुंह अच्छे से साफ करके सो,
सुबह उठो, मुंह में उंगली डालिए और उस सलाइवा को काजल की तरह अपनी आंखों के अंदर लगाइए। ओके। थोड़ी सी जलन लगेगी हल्की सी, और एकदम मिर्च वगैरह ज्यादा खाइए रात को तो थोड़ी ज्यादा भी जलन लग सकती है। तो रात को तो अच्छे से जो भी आप ब्रश करके सोना चाहते हो, मुंह को अच्छे से साफ करके सोइए, और सुबह उठ के अपनी आंखों में काजल की तरह लगाइए, तो मोतियाबिंद से भी बच सकते हो और साथ में आई साइड वीक भी नहीं होगी, ऑपरेशन से भी बच सकते हो। सच में? हाँ, आप करके तो ये चीज क्या है, ये ऐसी चीजें हैं कि जिसको ना आदमी सोचता है, हम लोगों को एक आदत पड़ चुकी है। मतलब हमारे शरीर के अंदर ही दवाई है? बिल्कुल, हमारे शरीर के अंदर बहुत दवाइयां हैं, और हमसे ज्यादा पशुओं के अंदर दवाइयां हैं, गाय के अंदर दवाइयां हैं। चलो उस और बाद में जाएंगे। हाँ। अब हम लोग, पता है हमारी आदत क्या होगी, सर में दर्द हुआ, हम क्या करेंगे जी, एक टैबलेट लेंगे, खाएंगे और तुरंत असर दिख जाएगा उसका, वो क्योंकि थोड़े समय के लिए उसको खत्म कर देगी। तो हमारी आदत वो बन चुकी है। अब जो हम सिलाई वाला लगा रहे हैं उसका रिजल्ट अगले दिन तो मिलना नहीं है, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको 40 दिन बाद, 3 महीने बाद। ये क्या है, ये कोई दवाई का काम नहीं करती। दवा आपको तुरंत आराम देगी, और ये आपको हमेशा के लिए उस चीज से बचा के रखेगा, या छुटकारा। आप ये नहीं कि आपको हमेशा लगाना, 40 दिन लगाओ, 2-4 महीने के लिए छोड़ दो, फिर 40 दिन लगाओ, 2-4 महीने के लिए छोड़ दो, या 1 महीना लगाओ, 2-4 महीने मतलब मुंह का सलाइवा निकाल के काजल की तरह हाँ, लगाना। राजीव दीक्षित ने बहुत जोर दिया, आपने उसको कहीं ना कहीं सुना भी होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स और ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं जो कि आंखों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। तो इससे आप बच सकते हो। और आंवले का सेवन मैंने आपको बताया ही है। और जितने सुबह उठ करके वॉक करिए, नंगे पैर घास पे चलिए, ओस से बचिए। तो और फिर हो गया है तो फिर शल्य चिकित्सा भी है, सर्जरी करानी ही पड़ेगी उसके लिए। फिर योग में कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, 3 चीजों पे बात होगी, चौथी चीज जो सबसे जरूरी है वो है नाक। साइनस हर दूसरे व्यक्ति को है, नजला हर तीसरे व्यक्ति को है, और राजधानी दिल्ली में जो रह रहा है जुकाम उस हर व्यक्ति को है। 2010 में मुझे भयानक साइनस था। मैं डॉक्टर के पास गया, बहुत फेमस डॉक्टर है गाजियाबाद के, और उन्होंने मेरी एंडोस्कोपी की। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है। वहां से तो मैं बोला चलो कराऊंगा जी, व्यवस्था करते हैं। इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं कराई थी तब तक, तो पढ़ाई चल रही थी। मैं वहां से आया, फिर मैंने कुछ दिन इधर उधर गया रहा, और 2012 में मैं फिर पहुंचा उनके पास कि डॉक्टर साहब बात बन नहीं रही है, नाक बंद रहती है, रात को नींद नहीं आती, और नेजल ड्रॉप्स मुझे डालनी पड़ती हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन होगा। मैं बोला जी करो, काम ही खत्म करते हैं ऑपरेशन का। तब मैं योग में आ चुका था, लेकिन वही था दिमाग में कि नहीं, इसको जल्दी ठीक करते हैं, खत्म करते हैं। 2012 में मैं डॉक्टर साहब के पास गया। मेरे ऑपरेशन से पहले जितनी भी चीजें होती हैं, जांचें होती हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जितनी भी दवाइयां लगती हैं, ड्रिप लगती है, सब काम मेरा हो गया। और मेरे कपड़े चेंज करके ओटी के बाहर मेरा वेट था। मुझसे पहले एक लड़की का ऑपरेशन था, फिर मेरा नंबर आया, तो मेरे भाई मेरे साथ थे। मैंने लड़की को बेहोश आते देखा, मगर इसका ऑपरेशन हो चुका, मेरा नंबर है। मैं डर गया, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने यार पता नहीं क्या होगा, फुल्ली एनेस्थीसिया में मेरा ऑपरेशन होना था। तो मैं वहां से उसको भाई से बोला, भाई मुझे नहीं कराना, मैं देख लूंगा कुछ भी। तो मेरे भाई बोले ठीक है मत करा। उन्होंने डॉक्टर साहब के पास जाके बोले कि इसका ना कल एक इंटरव्यू है गवर्नमेंट जॉब के लिए, योगा में एक वैकेंसी आई, इसको अभी कॉल आई है, तो इसका ऑपरेशन मत करो आप। तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। मैं वहां से अपने कपड़े चेंज किए, उनका पेमेंट किया और वहां से निकल गया। आज तक मुझे ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैंने क्या किया, बात ये आती है, मैंने जल नीति की। मैंने जल नीति के बाद रवण नीति की। रवण नीति के बाद मैंने सूत्र नीति की। और जब मैं देखो, जल नीति आसानी से हो जाती है, रवण नीति भी आसानी से हो जाती है। जब सूत्र नीति करते हैं तो जो भी वो मांस बढ़ा हुआ था उसको घिसा जाता है। शुरू में ब्लीडिंग भी हुई, मुझे कष्ट भी हुआ, लेकिन एक संकल्प ले लिया, क्योंकि पतंजलि में मैं पढ़ता ही था उस समय पे। तो हमारे जो सर थे, गुरुजी थे, डॉक्टर सचिन त्यागी, उन्होंने कहा कि सोहित तुम ना ये करो, तुम्हारा चला जाएगा। मैंने लगभग 40 दिन 50 दिन लगातार 3 महीने, फिर मैं सूत्र नीति भी इतनी करने लगा कि मैं एक साथ 2-2 सूत्र डालने लगा नाक के अंदर। स्वामी जी को पता चला तो स्वामी जी ने आस्था चैनल से लाइव टेलीकास्ट भी किया कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं कि एक नहीं 2-2 सूत्र डाल लेते हैं नाक के अंदर। नाक में दिया, मुंह में निकाल लिया, तो फिर उसको ऐसे 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 घिसते थे। बहुत पेनफुल रहता है वो तो। शुरू में लगता है, फिर कुछ नहीं होता है, फिर वो रम जाता है, जगह बन जाती है। तो मैंने उसको साइनस को घिस दिया पूरा, और वो ठीक हो गया। भस्त्रिका प्राणायाम, इम्यून सिस्टम जिसका वीक है उसको साइनस की प्रॉब्लम होती है। दिन की हड्डी बड़ी है, हड्डी वैसे कोई होती नहीं है, यहाँ मांस थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हुआ, वो जम गया, या कुछ और ठंडी चीज आपने खाई वो जम गई, कफ म्यूकस जम गया, तो वो फिर एकदम, कई बार साइनस में बहुत पेन भी होता है। मैंने पेन भी झेला है, मैं अपना ही बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना ठीक किया, बहुत लोगों का मैंने ठीक किया। बहुत सारे लोग मेरी क्लास में बोलते हैं कि आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद मेरा साइनस दूर हो गया। अच्छा, जैसे नाक में क्या डालना चाहिए, खासकर जिनको कोल्ड रहता है अक्सर? देखिए, सरसों का तेल रात को सोने से पहले। और एक और चीज बताता हूँ,
खासकर ये जो प्रदूषण के क्षेत्र में हम रहते हैं ना, दिल्ली एनसीआर में, यहाँ सुबह उठो, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो बुजुर्ग हो, जो घर से बाहर निकल रहे हैं, नहाने के बाद सरसों का तेल लीजिए, गाय का घी लीजिए या बादाम का तेल, बादाम रोगन ले लीजिए, ऐसे रखिए, उसको उंगली पे ऐसे लगाइए और नाक में अंदर तक ऐसे ऐसे लगा दीजिए, फिर दूसरी नाक में भी ऐसे लगाइए। तो क्या होगा इससे कि जो आप बाहर निकले और पोल्यूशन है, डस्ट है, मिट्टी है, वो क्या होगी, वो जब आप सांस लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो फिल्टर लगे हुए हैं और यहाँ हमने तेल लगाया, अब तेल तो चिपकाएगा दूसरी चीज को, तो जितना भी डस्ट है, गंदगी है, पोल्यूशन है, वो यहीं जम जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। मतलब नाक के अंदर लगा ले। हाँ, बस यहाँ तक वो यहीं रुक जाएगा। और फिर जब शाम को आप आएंगे उसके बाद जिनको ये प्रॉब्लम रहती है तो स्टीम ले लीजिए, भाप ले लीजिए। अच्छा, एक चीज बताता हूँ साइनस वालों के लिए, साइनस वालों के लिए बताता हूँ, और साथ में जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, जिनको कोल्ड रहता है, जल्दी जल्दी जुकाम होता है, जिनको खांसी भी रहती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस भी है, उनके लिए जबरदस्त उपाय बता रहा हूं। अजवाइन, आप अजवाइन ले लो और गर्म पानी में अजवाइन को डालिए और उसकी स्टीम लेना प्रारंभ कर दीजिए। अजवाइन की स्टीम इतना जबरदस्त काम करती है, इतनी जबरदस्त काम करती है, और उसमें जिनको क्रॉनिक है, जिनको टाइम हो गया है काफी, तो अजवाइन और पुदीना, दो चीज आप डाल लो और उसको स्टीम लो 10-15 मिनट। सुबह शाम लोगे तो और जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं तो सुबह आप ऑफिस जा रहे हो, शाम को आकर सोने से पहले आप स्टीम लो और फिर देखो चमत्कार। मैंने प्रैक्टिकल किया है बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो ये आपके साइनस को, पूरे आपके जितना भी कफ, जितना भी आपके ये समस्याएं हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितनी भी समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएंगी केवल अजवाइन और पुदीने के पानी से। और साथ में भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, यहां से ऐसे बैठ जाओ सीधे, सांस भरो, ये करो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, थक जाते हो तो फिर करना, रुक जाओ, फिर करना शुरू कर दो, फिर थक जाते हो, फिर रुक जाओ, फिर करना शुरू कर दो। तो ये पूरा दोनों तीनों चीजों का कॉम्बो ले लो और इससे आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हो। जी, बहुत अच्छे उपाय है, सुनने में तो बहुत आनंद आ रहा है। मुझे उम्मीद है हमारे प्यारे प्यारे दर्शक जो सोहित योगी जी को इतने ध्यान से सुन रहे हैं, घर में इसको फॉलो भी कर लेंगे, तो उसके बाद आपको डॉक्टर के पास तो एटलीस्ट नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद डॉक्टर के पास से वापस आ गए थे लौटकर। इन्होंने भी बताया अभी मुझे, कान पे आते हैं, कहते हैं कि अच्छा सुनिए तो अच्छा फील करेंगे, लेकिन कान तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में कान से मवाद निकलना, पस निकलना, पानी निकलना, कहते हैं कि अगर कान से पानी निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसी आशंका होती है कि कान में जो है वो छेद की संभावना हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर ये सारी चीजें हैं तो कैसे ठीक होगा, क्या योग ठीक कर सकता है? देखो, कान के जो रोग हैं, कान में एक तो सबसे जो आपने चीजें बताई हैं, ये तो एक आगे की स्टेज हो जाती है, इसमें तो डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, वैद्य की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां योग की क्रियाएं काम नहीं करेंगी। लेकिन वहां तक आप ना पहुंचे, कान की नर्व आपकी मजबूत बनी रहे, उसके लिए एक क्रिया है, ऐसे आप हाथों करिए। और हाँ, एक प्रॉब्लम है कान में सीटी बजना, ये बहुत प्रॉब्लम है, टेनिटिस बोलते हैं उसको, और ये इतनी बड़ी समस्या है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, टेनिटिस की प्रॉब्लम हो गई। क्या होता है, कान में घूं ऐसा होती रहती है। बहुत सारे लोग फ्लाइट से लैंड करते हैं तो उनके कान में घूं होती रहती है। कुछ लोगों ने बहुत बड़ा धमाका सुन लिया, उसके बाद घूं घूं होती रहती है, तो उसके लिए भी ये लाभकारी है। और कान की जितनी नस नाड़ियां हैं उनको मजबूत करने के लिए मैं आपको 2 क्रिया बताता हूँ। एक क्रिया तो ऐसे कान के ऊपर हाथ रखा ऐसे और पूरा सांस भरा, एकदम झटके से छोड़ दिया, फिर से ऐसे भरा, एकदम छोड़ दिया, तो ये कान की नसों को मजबूत करेगा। दूसरी क्रिया है, उसको बोलते हैं कर्ण रोगांतक प्राणायाम, ये भी कर्ण रोगांतक प्राणायाम है। तो उसमें क्या करना है, ऐसे सांस को भरिए, नाक बंद कीजिए और कानों से हवा निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छा। निकलेगी नहीं, निकलना तो संभव है ही नहीं, लेकिन निकालने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रेशर दीजिए, करके देखो। आप कीजिए, देख रही हूं मैं। फिर छोड़ दीजिए, तो देखो पूरा खुल जाएगा। आप करके देखो, अभी आप ना पूरा ऐसा लगेगा एकदम लाइट लाइट, हल्का हल्का। कान से मतलब आपको हवा छोड़ने की कोशिश करिए, नाक बंद करिए, निकलेगा नहीं, लेकिन ये सब खुल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि प्रेशर पड़ेगा आपके कान के ऊपर, हल्का हल्का प्रेशर पड़ेगा, तो कान के रोग नहीं होंगे। और ये डेली बेस पे कीजिए, डेली बेस पे करो। अच्छा, ये कोई ऐसी योग क्रिया तो नहीं है जिसको खाने के बाद या खाने से पहले? इसको तो आप ऑफिस में, बिस्तर सोने से पहले, खाने के बाद, ये तो खाने के बाद वो क्रियाएं नहीं की जाती हैं जिनमें पेट के ऊपर प्रेशर आए, या जैसे जंप है, उछल कूद है, सूर्य नमस्कार है, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं जिससे गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है,
खाने के बाद में कुछ और क्रियाएं की, बहुत सारी योग की क्रियाएं जो की जा सकती हैं और बहुत सारी ऐसी जो नहीं भी की जा सकती हैं। जी सोहेल जी, एक बात बताइए, क्या योग में ये भी उपाय है कि जैसे जो मुंह है, कई लोगों को स्मेल आता है, मुंह से जो है बहुत गंदी स्मेल आती है, पायरिया भी उसका एक बड़ा कारण हो जाता है, तो मुंह के रोगों से कैसे बचे, खासकर क्योंकि खाना भी जाता है इसके अंदर, हर तरीके का हमें टेस्ट भी चाहिए, खट्टा भी खाएंगे, मीठा भी खाएंगे, तीखा भी खाएंगे, मार्केट भी जाएंगे, गोलगप्पे भी चाहिए, मोमोज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी चाहते कि मुंह के रोगों से बचे, कैसे? पहले तो देखिए लीवर को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुर्गंध यदि केवल मुंह से आ रही है, यानी आपकी सांसों में नहीं है, सांसों की दुर्गंध आएगी आपको अंदर से आएगी, यानी आपके लीवर में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लीवर को ठीक करना बहुत जरूरी है। साथ में जो मुंह की दुर्गंध है, देखिए कई बार दांतों में समस्या पैदा होती है, पायरिया जैसी समस्या हो जाती है, तो उसके लिए वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय हैं, पर एक सरल उपाय मैं बताऊंगा जो होम रेमेडी है। सरसों का तेल ले लीजिए और नमक उसमें डाल लीजिए, सेंधा नमक, और उसको जो है हाथ पे ऐसे रख लीजिए और उंगली से, ये बीच की उंगली को माना जाता है पर आप किसी से भी कर सकते हो ऐसे, और दांतों की मसूड़ों की मालिश कीजिए बाहर से और अंदर से, और फिर चमत्कार देखिए। 95 साल के बुजुर्ग को जानता हूं मैं जो आज भी गन्ना चूस लेते हैं, गन्ना खा लेते हैं, उनके दांत सिर्फ इसी वजह से मजबूत है और कोई रोग नहीं है। सिर्फ सरसों का तेल और नमक मसूड़ों पे लगाना, मसूड़ों के ऊपर लगाना नहीं है, 5-10 मिनट मालिश करनी है, अच्छे से मालिश करनी, दांतों की नहीं, मसूड़ों की। ब्रश क्या करता है, ब्रश तो दांतों के अंदर ऐसे ऐसे घिस देता है, और मैं तो ये कहता हूँ ब्रश को भी ज्यादा लंबा टाइम तक नहीं करना चाहिए, पॉलिश घिस जाती है दांतों की, तो उसको भी 2-3-4 मिनट करके छोड़ देना चाहिए, और उंगली से ये वाली मसाज शुरू कर दोगे तो दांतों के रोग ही पैदा नहीं होंगे, कैविटी भी नहीं रहेगी, और आपके दांत कमजोर हो गए हैं, दांत टूटते हैं, हिलते हैं, पायरिया की प्रॉब्लम हो गई, उसमें बहुत लाभ करता है। भारत की अगर आप बात करते हैं तो भारत की एक खासियत है कि भारत के पास जो निरोग होने के उपाय है वो कहीं और आपको नहीं मिलेंगे, भारत के पास जो योग है वो कहीं और नहीं मिलेगा, और जो आज मिल भी रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं भारत की जो है, मुझे लगता है सोहेल जी, सबसे बड़ी देन है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल योग है। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो है इसको कर रहे हैं। और सोहेल जी, एक बात मुझे बताइए, आप तो खुद भी जाते हैं बाहर, लोग आपको जब देखते होंगे योगा करते हुए तो खुद भी सेम चीज अप्लाई करते होंगे, तो उनके एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं भारत को लेकर? देखिए भारत कई तरीके की चीजें हैं, अब मैं तो हिंदी भाषी व्यक्ति हूं, तो मुझसे तो ज्यादातर भारतीय ही लोग मिलते हैं, तो उनका ये कहना है कि देखो हम भारत में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो हमारा सम्मान है, बहुत ज्यादा सम्मान है, और खासकर जब से हमारा जो योग है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर 21 जून को मनाया जाने लगा, 175 देश से ज्यादा प्रधानमंत्री और स्वामी रामदेव जी की देन है, और हमारे भारतीय योग की ही देन है, क्योंकि योग भी वही बात है कि वेदों से आया और वेद सृष्टि के प्रारंभ से हैं, तो ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है योग। तो बाहर के लोग ये मानते हैं कि भाई, एक बात तो मानते हैं जो उनसे बोलते हैं कि यार तुम्हारे यहाँ ना चीजों को सीरियस नहीं लेते लोग, जैसे हमारे यहाँ का योग है, आप लोग की संस्कृति लाखों सालों से आपके यहाँ है, लेकिन अब पिछले कुछ ही समय से आपके लोग उसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, जब से योगा हुआ, योगा यूएस से हुआ, योगा विदेशियों ने किया, अंग्रेजों ने किया, हमारे यहाँ तो योग ही था, तो योगा हुआ तब से मानना शुरू किया। कुछ जैसे आपसे डिस्कशन होते हैं, मेरे उन लोगों से डिस्कशन होते हैं, पर ये कहते हैं कि देखो जो भारत के पास संस्कृति है वो किसी के पास नहीं, चाहे उसको योग हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे सनातन हो, चाहे वैदिक काल हो, चाहे यहाँ के संत हो, चाहे यहाँ गंगा हो, चाहे गीता हो, चाहे गाय हो, यहाँ की संस्कृति की जैसी संस्कृति किसी भी देश की नहीं है। आप मान के चलिए, हम बीमार होते हैं, जैसे कि मुझे थोड़ा बहुत कोल्ड है, मैं भी घर से ही आ रही हूँ, माता जी ने मुझे काढ़ा बना के दे दिया है और यहाँ तक कि आप मान के चलिए यदि चोट लग गई है तो तुरंत हल्दी घिस के लगा देते हैं, तेल के साथ, गरम तेल के साथ, सरसों के साथ, ये हमारे भारत की देन है। लेकिन अगर यही चीज बाहर जाए तो तुरंत मेडिसिन निकलती है, या फिर वो अगर इस चीज को करने लगे ना, उसको पेटेंट भी करा लेते हैं बहुत जल्दी। मुझे याद है कि एक बार यूएस में ही जो हमारे ये कपालभाति है, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने इसको पेटेंट कराने की कोशिश की, लेकिन भारत ने विरोध कर दिया उसका, स्वामी रामदेव ने विशेष रूप से विरोध किया। तो क्या है कि हमारी संस्कृति, हमारी देन, इसको कुछ लोग ना पेटेंट कराने की कोशिश करते हैं। अब अगर पेटेंट हो गया, अब जैसे श्री श्री जी ने सुदर्शन क्रिया को पेटेंट करा लिया, हालांकि मैं बोल रहा हूं तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से भी हो जाएगा कि उन्होंने इसको पेटेंट कराया सुदर्शन क्रिया को, लेकिन वो क्रिया क्या है, वो भस्त्रिका प्राणायाम से ही निकली हुई प्राणायाम की क्रियाएं हैं, पर ठीक है उन्होंने पेटेंट कराया, कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
तो अच्छी बात है। एक बात बताइए, बाहर की कंट्री में लोग जिम्नास्टिक करते हैं, ठीक है, अलग अलग क्रियाएं करते हैं। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा सर्च कर लिया जाए और रिसर्च कर लिया जाए, सब कुछ आपके योगा से ही है। नहीं, जिम्नास्टिक तो कुछ है ही नहीं इस संसार में, किसी भी शास्त्र के अंदर जिम्नास्टिक नाम की चीज नहीं है। ये योग के एडवांस आसन है। देखो, आप स्वामी रामदेव को देखते हो या किसी भी टीवी पे किसी योग टीचर को देखो या किसी की वीडियो देखो, तो हमारी जो होती है, हम रोग और योग की बात करते हैं केवल, कि भाई किसी को कमर दर्द है तो ये आसन कर लो, किसी को घुटने का दर्द है ये आसन कर लो, पेट में प्रॉब्लम है तो ये आसन कर लो, माइग्रेन की समस्या तो ये आसन कर लो। लेकिन अब हम एडवांस आसन की ओर जाएंगे। वृश्चिक आसन है, भू नमन आसन है, ये सब उन लोगों ने जिम्नास्ट में योग नाम में रख टोटल दिया। कितने आसन होते हैं? तो योग में आसन तो अगर हम वैसे देखें कि हठ प्रदीपिका में 16 आसन है, घिरण्य संहिता एक पुस्तक है, उसमें 32 आसनों का वर्णन है, लेकिन आसन बहुत है। 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख आसनों का भी वर्णन है। Oh my God. हर एक वृक्ष के नाम पर, ऋषि मुनियों के नाम पर, पशु पक्षियों के नाम पर, नदियों के नाम पर, मनुष्य के नाम पर, सबके नाम पर आसन है। तो आसन तो बहुत है, आसनों की गिनती नहीं है। 500-700 आसन मैं भी जानता हूं, जितने चलन में है, तो इतना मेरे अंदर भी एक पिटारा रहता है कि हाँ, मैं आसन और एक्सरसाइज और क्रिया, यानी व्यायाम और आसन, उसके एक्सरसाइज क्या तो व्यायाम, और जो होल्ड करके करो वही आसन हो जाते हैं। हमारे भारत के अंदर वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहां पर अगर आप जाते हैं तो तटीय स्थान जरूर जाइएगा। वहां पर आपको योग का एक्सट्रीम लेवल मिलेगा, क्योंकि लोग वहां पर हठ योग करते हैं। इतना तो जान लीजिए, जो इंडिया के पास है वो किसी के पास नहीं है। खैर, इसीलिए तो बाहर से, विदेश से लोग इंडिया आते हैं। इतनी सारी चर्चाएं हो रही है, आगे भी चलते रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है दिल के पास, मेडिसिन ले लो, ट्रीटमेंट चला के रखो, कोर्स पूरा करो। अब मुझे बताइए, योगा का कोर्स कैसे करूं मैं अगर हार्ट के पास कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो? देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड में बढ़ जाता है, और यदि बहुत ज्यादा हाई हो जाए, यानी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए या एलडीएल बढ़ जाए, तो हार्ट अटैक का कारण भी बन जाता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे जो सरल उपाय है, एक तो सुबह में अदरक आप उबालिए पानी में, उसको आप पीजिए 3 दिन। ठीक है, खाली पेट? खाली पेट। सब चीज, ये जितने भी काढ़े होते हैं खाली पेट पिए जाते हैं। 3 दिन आप अदरक का सेवन करो उबाल के, उसमें चाहे आप आधा थोड़ा सा नींबू भी डाल लीजिए। 3 दिन आप दालचीनी का सेवन कीजिए, सिनेमन बोलते हैं उसको, सिनेमन का प्रयोग कीजिए। दालचीनी थोड़ी सी ले लीजिए, यानी लगभग ऐसी जड़ी आती है, तो इतनी बड़ी आप ले लो 2-3 इंच की, और उसको पानी में डालो, 1 गिलास पानी में डालिए, आधा रह जाए उसको उबाल के छान के, और चाय की तरह सिप सिप करके पीजिए। दालचीनी के बारे में आपने अभी नवजोत सिद्धू का इंटरव्यू भी देखा होगा। कैंसर के तत्वों को खत्म करता है, खासकर हमारी माताओं बहनों को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके लिए बहुत लाभकारी है, और बीपी को कंट्रोल करके रखता है, और ब्लॉकेज को खोलता है, ब्लड थिनर का काम करती है दालचीनी। कोलेस्ट्रॉल के लिए एक काम आप और कर सकते हो, रात में आप 2, 3, 4, 5 कलियां, जितना भी आप ले सकते हो, लहसुन की आप पानी में भिगो दीजिए, और उसमें भी यदि कश्मीरी लहसुन लेते हो, छोटा दाना आता है, और उसकी थोड़ी ज्यादा 5-7 कली आप रात को भिगोइए, और सुबह उसको आप या तो निगल लीजिए दवाई की तरह, या आप उसको चबा के खाइए, कैसे भी किसी फॉर्म में जाइए, तो वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत जबरदस्त काम करता है। कपालभाति प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और प्लस जितनी भी आपकी बॉडी को गर्म करने वाली एक्सरसाइज है, यानी हीट पहुंचाने वाली एक्सरसाइज है, यानी हाइपर वेंटिलेशन की एक्सरसाइज है, वो सारी कीजिए। रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, पूरे शरीर से पसीना आप बहा दीजिए, तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या कभी नहीं होगी। जी, पक्का डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? देखिए, जो व्यक्ति योग करता है ना, अभी एक आर्टिकल छपा था यूएस के एक मैगजीन में, मैंने खुद वो पढ़ा, तो उसमें ये लिखा था कि जो व्यक्ति 1 घंटा प्रतिदिन योग या एक्सरसाइज करता है, वो दूसरों के मुकाबले 80% कम बीमार पड़ता है। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि योग के करने से, प्राणायाम के करने से आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति आएगी, और एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को, एक एक ऑर्गन को, ब्लड सेल्स को, सभी कोशिकाओं को, पैर के अंगूठे से लेकर के सर के चोटी वाले भाग तक, सब एक एक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, प्राण शक्ति की आवश्यकता है, और प्राण हमारी जीवनी शक्ति है। वो कहां से मिलेगी? योग और प्राणायाम से, एक्सरसाइज से। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, तो बीमार पड़ेंगे ही क्यों? इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रेस आएगा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए,
अधिकतर हर दूसरी लड़कियों के साथ खासकर ये समस्याएं आ रही है। अब ये वंशानुगत है या फिर वाकई में ये एक तरीके से बीमारियां अब हर जगह पनप रही है, खासकर लड़कियों को लेकर अगर मैं बात करूं कि चेस्ट में गांठें बनने लग जाती है, वो ना बने और अगर है तो खत्म हो जाए। उससे योग से कैसे इसको हम कर सकते हैं? उसके 2-3 उपाय हैं। एक तो दालचीनी का पानी जो मैंने बताया है वो उसमें लाभ करेगा। दूसरा एलोवेरा का जूस, एलोवेरा के जूस और साथ में आंवले का भी जूस आप ले लीजिए। 30 ml आंवला, 30 ml एलोवेरा और 60 ml गुनगुना पानी सुबह खाली पेट और शाम को जब चाय पीते हैं 4 से 5 बजे के आसपास या 3 से 4 बजे के आसपास पीना प्रारंभ कर दीजिए बराबर मात्रा में। तो ये आपके जितने भी गांठें होंगे उनको खोलेगा। एलोवेरा गांठों को खोलता है। साथ में कपालभाति प्राणायाम 15 से 20 मिनट प्रतिदिन करना होगा। कपालभाति प्राणायाम को स्वामी रामदेव जी धरती की संजीवनी बूटी बताते हैं। और मैं कई बार देखता हूं, कई लोगों को मैंने टीवी पे बोलते हुए देखा है कि बॉडी में जगह जगह गांठ थी, सिस्ट बन चुके थे, पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, पीसीओएस की प्रॉब्लम थी, चेस्ट में गांठें थी, ब्रेस्ट में गांठें थी, बहुत सारे एग्जाम्पल कि मैंने तो गुरुजी 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम कपालभाति किया और साथ में आपके जो भी बताए गए और नुस्खे थे वो प्रयोग किए, तो इससे मेरी ये सब समस्याएं 3-4 महीने में दूर हो गई। तो देखो, अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि अगर ऐसा होने लगे तो डॉक्टरों की आवश्यकता ना पड़े। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, एक तो सबकी बॉडी अलग अलग तरीके की होती है और सबके रोग भी अलग अलग तरीके के होते हैं, और जब रोग क्रोनिक हो जाते हैं तो तब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो मैं योग के माध्यम से, यदि आप चाहें, मैं एक स्टडी में पढ़ रहा था, एक रिसर्च में पढ़ रहा था, अमेरिका की एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि जो व्यक्ति 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए देता है, योग करता है, एक्सरसाइज करता है, वो बीमार दूसरों के मुकाबले 80% कम होता है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि यानी उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, उसका इम्यूनिटी बनी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। तो वो क्या होगा कि जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी तो रोग शरीर के अंदर नहीं आएंगे। तो इसीलिए अगर आप दूसरी तरफ, मैं ये भी कहता हूं कि अगर कोई बीमारी क्रोनिक हो गई है, ज्यादा बढ़ गई है, तो आप एलोपैथी में जाइए, मैं उसको मना नहीं करता हूं, मैं नकारता नहीं हूं, परंतु आप चाहें तो योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो जी। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपके शरीर की काट छाट ना हो और आप ठीक हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो, तो उसके लिए तो आपको योगा अपने बच्चों को करवाना चाहिए और खुद भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आरंभ करेंगे तभी तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। एक बात आपसे ये भी जाननी है कि अब हमने जो चर्चा की है वो हमारे पेट के ऊपर तक के अंगों को लेकर की। अब बात करते हैं सबसे मेन सोर्स की। कहते हैं कि पेट अगर साफ रहेगा तो चेहरा सुंदर रहेगा, पेट अगर ठीक रहेगा तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, पेट अगर ठीक रहेगा तो कान की समस्या नहीं होगी, पेट अगर ठीक रहेगा तो आंखों की भी समस्या नहीं होगी, बालों की भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि हमें जो ये सारी चीजें ठीक करनी है ना सुहेत जी, वो केंद्र ये है पेट। केंद्र तो पेट ही है। और यहाँ का जो टॉपिक है वो इतना ज्यादा बड़ा है ना कि अगर मैं पूछते जाऊंगी तो 1 घंटे का पॉडकास्ट भी कम पड़ जाएगा। लेकिन टू द पॉइंट बात कर लेती हूँ। पेट में एसिडिटी ना रहे उसके लिए जल्दी से बताइए उपाय क्या है? सबसे बढ़िया है पेट में एसिडिटी के लिए, एक तो सबसे पहले तो कैप्सूल खाने छोड़ दो जो सुबह उठ के खाली पेट खाते हैं, सबसे पहले खाते हैं पेंडी, पेंटॉप, डीएसआर, पता नहीं ऐसी लोग, दुनिया भर की गोलियां हैं, मैं देखता हूँ लोगों के बैग में रहती है वो, ठीक है, उसको आप छोड़िए और खाना जो आप खाते हो उसको चबा चबा करके खाइए, भूख रख के खाइए, आधा पेट खाना खाइए, खाने में फाइबर का प्रयोग कीजिए, उड़द, राजमा, चावल, भिंडी, अरबी, गोभी, बैंगन, इस तरीके की चीजों को अवॉइड कीजिए। ये सब एसिडिटी कारक पदार्थ हैं। जब आपको एसिडिटी बनती है, तेजाब बनता है, खट्टी डकारें आती हैं, तब ये समस्याएं, इनको खाने से और ज्यादा समस्याएं होती हैं और आजकल युवाओं को भी होने लगी हैं। अब इसमें एक काम कर लीजिए, बहुत जबरदस्त काम करेगा इसके लिए। एक हिंगवाष्टक आता है, हिंगवाष्टक ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, मैं किसी एक कंपनी का नहीं कहूंगा। उसको खाना खाने से पहले आप एक टुकड़ा जो पहला निवाला होता है रोटी का, उसमें आप भर लीजिए, जितना आप भर सकते हो भरो, और उसमें 1 चम्मच घी डालिए। खाना खाने से पहले अच्छी तरीके से उसको चबा लीजिए और अच्छे से चबा के उसको खाइए। उसके बाद आप खाना नॉर्मल, जितना आप नॉर्मल खाना खाते हो खाना खाइए, तो आपको एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। खाना खाने के बाद थोड़ी सौंफ का सेवन कीजिए। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में बाहर सौंफ और ये मिश्री क्यों रखी रहती है, क्योंकि सौंफ जो होती है डाइजेशन के लिए बहुत जबरदस्त चीज होती है। खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए, खाना खाने से पहले आधा गिलास पानी पीजिए, एसिडिटी की समस्या से आप बच जाओगे। खाना खाने से पहले आधा गिलास पानी पीजिए, एसिडिटी नहीं होगी? एसिडिटी नहीं होगी।
नाइस, अच्छा बताया आपने पॉइंट ये। जी और पीसीओडी जो अधिकतर महिलाओं को है, और आपको बड़े ध्यान से, क्योंकि आपका कैमरा इधर लगा है तो आपको सुन रही होगी, मैं सामने बात कर लेती हूँ अपने दर्शकों से। आप जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि कई माता जी जो आपको सुन रही होंगी उनका भी इंतजार होगा इस बात को जानने का कि भैया बता दीजिए समस्या का समाधान कैसे होगा पीसीओडी देखिए, का। पीसीओडी के लिए मैंने वैसे तो अभी आपको जब ब्रेस्ट की गांठ की बात चल रही थी तो मैंने पीसीओडी के बारे में बताया था। उसमें भी सबसे ज्यादा जो काम करेगा वो एलोवेरा आंवला का जूस 30-30 ml और 60 ml पानी दोनों टाइम पियो, सुबह खाली पेट और शाम को 4 बजे के आसपास। और कपालभाति आधा घंटा कर लो और फिर आप चमत्कारिक रिजल्ट देखो। बटरफ्लाई बैठ करके जो तितली आसन करते हैं वो कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना है। सेतु बंदासन है, पवन मुक्तासन है, तो इन आसनों का प्रयोग करेंगे तो पीसीओडी की समस्या दूर हो जाएगी। मोटापे को कम से कम रखना है। पीसीओडी होने से, हार्मोनल डिस्टरबेंस होने से और कई बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कई बार संतान नहीं, यानी बच्चा पैदा नहीं होता, बड़ी प्रॉब्लम होती है पीसीओडी। और पीसीओडी जिनको उनका मोटापा भी बढ़ जाता है, कई बार सर्जरी तक करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप सावधान हो जाइए। तो दालचीनी का पानी उसमें भी बड़ा जबरदस्त काम करता है, एलोवेरा आंवला जूस काम करता है, कपालभाति आधा घंटा करना पड़ेगा आपको, और फिर सारे योग अभ्यास करो। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, सर्जरी कर देंगे डॉक्टर आपको। अगर बचना है सर्जरी से तो इतना भी आप काम कर लोगे। और बहुत ज्यादा क्रोनिक हो गई है, थोड़ा टाइम लगेगा, और कुछ और आयुर्वेदिक मेडिसिन आप उसके साथ लेंगे तो ये पूरी तरह से आपका क्योर हो सकता है, ठीक हो सकती है। अच्छा, अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है तो अधिकतर महिलाओं को पेट के इस हिस्से में, जहां मैंने अभी हाथ लगाया है, यहाँ दर्द रहता है, इसको लोअर एब्डोमेन क्योंकि कहा जाता है। तो ऐसे में फाइब्रॉइड्स जो हो जाती है और वो भी बिफोर मैरिड किसी भी कारणवश, तो ऐसे में कैसे वो देखिए, इसका बड़ा कारण तो है जो बिफोर मैरिड, बहुत सारे ना आजकल क्या हो रहा है, मैरिड के बाद भी कई बार ना अनवांटेड पिल्स बहुत खाई जा रही हैं आजकल। ये बड़े गंभीर विषय है आज के समय में, और ये हमारे यूट्रस के लिए जहर का काम करती है, आप ये समझ लीजिए। इसका उपाय है, आप अजवाइन लीजिए, उसको रोस्ट कर लीजिए, और उस अजवाइन को या तो आप गुनगुने पानी से ऐसे ही फंके मारिए, नहीं तो आप अजवाइन को उबालिए और सिप सिप करके पानी पीना शुरू कीजिए। तो ये फाइब्रॉइड्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और बाकी, हाँ, और बाकी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी, जो सिस्ट में और ये सब, दालचीनी, आंवला, एलोवेरा, ये सब उसमें काम करेंगे। और प्लस कपालभाति प्राणायाम, और 1 घंटा पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और जितनी भी कोई दवाइयां आप खाते हो, बहुत इमरजेंसी अलग बात है, लेकिन दवाइयों से आपको बचाव करना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब मेडिसिन अगर ज्यादा सीरियस है तो ले लीजिए, अदरवाइज योगा अगर जो आपने बताई इसको फॉलो कर लेंगे तो उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए ना, औरतें जल्दी से अगर कंसीव ना कर पाए, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसके लिए भी योग में कई तरीके के उपाय हैं। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उसके ऊपर मतलब ऐसे डिस्कस करना इतना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ आसन प्रैक्टिकली आसन करे जाते हैं। कुछ नाम बता दीजिए आसन के। आसन में भी ये, जैसे आप सेतु बंदासन, पवन मुक्तासन, जितने भी फाइब्रॉइड वाले आसन है सारे उसमें काम करते हैं, एक ही बात है वो। ये बटरफ्लाई है, तितली आसन है, ये सारे आसन उसमें काम करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि सोहित योगी जी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका एक इंस्टाग्राम चैनल भी है। अगर आप इन सारे आसन को देखना चाहते हो, क्योंकि मैटर बहुत सीरियस है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिन मुद्दों पे मैं डिस्कशन कर रही हूँ ये बहुत बड़े टॉपिक्स है, लेकिन वो बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं ताकि आप पैनिक ना हो। और होने की भी जरूरत नहीं है भैया, आप भारत जैसे देश में रहते हैं और आपका योगा पर एकाधिकार भी है, इसीलिए उसे कर लीजिए, क्योंकि ये आपका खुद का है। अपने चैनल इंस्टाग्राम का एक बार दर्शकों के भी आपको देख रहे बता दीजिए, ताकि क्योंकि आपने जिस योगा की भी चर्चा की है, मैंने भी वीडियोस आपके चैनल पर देखे हैं। देखिए, हमारे चैनल का नाम है सोहित योगा और ऑफिशियल नेम है सोहित कुमार। तो आप इंस्टाग्राम पे डालेंगे SOHITKUMAR तो वो आ जाएगा। बहुत वीडियोज वायरल है। और आपकी कोई भी समस्या है, जैसे अभी भावना जी ने पूछा कि जिनको पुत्र या पुत्री की संतान नहीं होती है, उसके लिए क्या करें, तो आप हमारी एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हो, जैसे पीसीओडी आप डालिए यूट्यूब पे पीसीओडी और हमारा नाम सामने लिख दीजिए सोहित योगी, तो हमारी वीडियो निकल करके आ जाएगी। बैक पेन है तो हमारा नाम डाल दीजिए, या मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हो, जो भी आपकी समस्या है यूट्यूब पे डालिए और हमारा नाम बाद में डाल दीजिए, तो हमारी वीडियो निकल करके आ जाएगी सोहित योगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। खैर सोहित जी, एक बात बताइए, ये तो आपने कहा कि वहां जाके इंस्टाग्राम के जरिए कुछ चीजें देख सकते हैं, फाइब्रॉइड्स का भी आपने बेसिक चीज बता दिया, एसिडिटी का जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लिया है। वो बिल्कुल वो खतरनाक इसलिए ना क्योंकि कभी मोमोज खाने पड़ते हैं, कभी नूडल्स खाने की इच्छा होती है, कभी चाउमीन भी खाई लेते लगे यार। खैर, कमर का दर्द जो है अक्सर अधिकतर पीरियड्स के टाइम पे बना रहता है, उसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, ये दूसरी 2 चीजें हो गई, ये 2 बीमारियां अलग अलग हो गई।
पीरियड्स में जो पेन है, पीरियड्स पेन कहेंगे उसको, और पीरियड्स में बैक पेन नॉर्मल आता ही है, बहुत ज्यादा क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहां पीरियड आने से 3 दिन पहले अजवाइन का सेवन शुरू कर दो। ठीक है। अजवाइन का पानी आप उबालिए, 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में आधा गिलास रहता है, सिप सिप करके पीना शुरू कर दीजिए। तो 3 दिन पहले शुरू करो तो आपको पीरियड पेन कम होगा। प्लस हॉट बॉटल सिकाई, जो आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीरियड पेन के कारण पेन किलर खाते हैं लड़कियां, और थोड़ा दर्द ये नेचुरल है, हर महीने आता है, इसकी आदत हो जानी चाहिए, सभी को आते हैं लगभग, तो किसी को कम या ज्यादा, तो उसमें पेन किलर खाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो अजवाइन के पानी का सेवन करो और साथ में सिकाई करो, और दवाई ना खानी पड़े, क्योंकि दवाई कहीं ना कहीं आपके लीवर के ऊपर गलत इंपैक्ट डालती है, तो दवाई से बचिए। बटरफ्लाई करो, सेतु बंदासन करो, लेट के बटरफ्लाई करो, भुजंगासन करो, ये बहुत सारे आसन है, इन आसनों को आप करिए, तो इससे आपकी समस्या यानी जो दर्द की समस्या है इससे आपको छुटकारा मिलेगा। अब जो बैक पेन की बात आई, किसी को स्लिप डिस्क है, किसी को साइटिका है, किसी की L4, L5, S1 में प्रॉब्लम हो गई है, किसी की नस दब गई है, किसी की टांग में दर्द जाता है, किसी को लोअर बैक पेन है, बहुत सारी समस्याएं हैं बैक की। उसके लिए अपने पोस्चर को सुधारिए। सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ऑफिस में बैठेंगे तो आगे को टंगे रहेंगे, गाड़ी में बैठेंगे तो भी ऐसे झुके रहेंगे, और जिनका पेट बाहर निकल जाता है उनके भी बैक पे, आप जैसे ऐसे समझिए ये पेट है, पेट बाहर निकला तो कमर ऐसे मुड़ जाती है, तो नसें दब जाती हैं, ये तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं पाता, सारा खेल ब्लड सर्कुलेशन का है। अब खून नहीं पहुंचेगा नसों में तो दर्द करेंगी कहीं ना कहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो दर्द करेंगी, तो उसके लिए तो पेट नहीं बढ़ना चाहिए। प्लस आपको पोस्चर को सुधारना है, खड़े होकर के पूरी बॉडी को सुबह सुबह उठिए, इंटरलॉक करके पूरी बॉडी को ऊपर खींचिए, यानी ताड़ासन कीजिए, और कम से कम 5 मिनट एड़ी ऊपर उठा के और चलना शुरू कर दीजिए। फिर देखो आप इसका रिजल्ट कितना बढ़िया मिलता है, पूरी स्पाइन के लिए जबरदस्त है। भुजंगासन, सलभासन, मरकट आसन, एक लेग से पवन मुक्तासन, ये 4 आसन प्रतिदिन करना प्रारंभ करो तो कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। डिप्रेशन से छुटकारा बता दीजिए कैसे ले लें? डिप्रेशन को मैं कोई बीमारी नहीं मानता, पर लोग तो मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, सब नशे की गोलियां ले रहे हैं। डिप्रेशन कहां से शुरू होता है? सबसे पहले आप स्ट्रेस में आते हैं, और स्ट्रेस में भी कैसे आते हैं, जितने भी ओवर थिंकर हैं, जितने भी ओवर थिंकिंग करते हैं, वो सब डिप्रेशन स्ट्रेस में जाते हैं, स्ट्रेस आगे बढ़ेगा तो डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। मैं बैठा हूं यहाँ और मैं अभी सोचने लगूं अब पता नहीं आगे क्या होगा, अगर मैं ये सोचने लगूं भावना जी के पास में आया हूं 50 किलोमीटर चल के और मैंने पॉडकास्ट या नहीं चला तो मैं ये ओवर थिंकिंग हो गई ना फालतू की। अगर मान लो नहीं चला तो मुझे टेंशन हो जाएगी ना, लोगों ने नहीं देखा तो मुझे भी टेंशन हो जाएगी, साथ में आपको भी हो जाएगी। अगर निगेटिव, ये है निगेटिव सोचना, और यही मैं पॉजिटिव सोचूं, वाओ भावना जी से मिला, बड़े पत्रकार हैं, बड़े टीवी चैनल्स पे काम किया है, इनसे मिलने का मेरा सौभाग्य है, और आप भी ये सोचेंगे सोहित योगी आए हैं एक फेमस योग गुरु, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये पॉजिटिविटी हो जाएगी। हमने अच्छी वार्ता की, अच्छी चर्चा की, मैनिफेस्ट किया पॉजिटिव चीज, ये पॉजिटिव हो गया, सकारात्मक चीज, तो तनाव नहीं आएगा। निगेटिव सोचोगे तनाव आएगा। जितने भी ओवर थिंकिंग करते हैं, सोच रहे हैं पड़े हुए, खासकर अपने काम के बारे में, पता नहीं मेरे फ्यूचर में जॉब लगेगी नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, बहुत समस्याएं हो सकती हैं, मेरे बच्चे कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, और अलग अलग एडवांस में सब कुछ, ये सब स्ट्रेस का कारण है, और स्ट्रेस से डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाके अच्छे खासे पैसे योग गुरु के पास बाद में आएंगे, पहले वो अगर आ गए योग गुरु के पास आएगा तो योग गुरु तो उनको ऐसे ही खाली कर देगा कि भाई देखो तुझे कोई समस्या ही नहीं है, ये कोई समस्या है ही नहीं। मेडिटेशन शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन से पहले प्राणायाम करना शुरू करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, और देखो फिर आपका मस्तक पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, रिलैक्स होना प्रारंभ हो जाओगे। मैंने जो शुरू में हमारी चर्चा शुरू हुई थी, ओम के उच्चारण से, प्राणायाम के करने से, भ्रामरी प्राणायाम के करने से, उद्गीत प्राणायाम के करने से, तो आपका मन शांत होने लगता है। बिस्तर पर लेट करके जितना भी, मैंने एक बार स्वामी रामदेव से पूछा, मगर स्वामी जी तनाव बड़ा रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो उन्होंने एक बड़ी छोटी सी बात कही कि वर्तमान में जीना सीखो, प्रेजेंट में जीना सीखो, तो सुख ही सुख है। अब आपके साथ बात कर रहे हैं तो ना पीछे की सोचना क्या हुआ था, ना आगे की सोच रहे हैं क्या होने वाला है, तो आनंद है ना, इस समय कोई स्ट्रेस है अभी नहीं है ना, अभी नहीं है। लेकिन यहीं बैठे बैठे कुछ और सोचने लगे तो अचानक से टेंशन हो जाएगी। तो वर्तमान में सुख है, वर्तमान में आनंद है, तो वर्तमान में रहना सीखो। आप ये भी सोच सकते हो कि यार वर्तमान में रहना सीखें, हम फ्यूचर के बारे में सोचें ही ना, भाई चिंतन करो, चिंता नहीं, क्योंकि
चिंता ही कहते हैं ना, चिता का कारण हाँ, बनती चिंता और है। चिता में एक बिंदी का अंतर होता है, एक अनुस्वार का अंतर होता है केवल। और चिंता चिता से खतरनाक होती है, क्योंकि चिता एक बार जलाती है और चिंता बार बार जलाती है। इसीलिए तो ये जो बार बार ये जो मैं बातें बोलती हूँ, मैं कैमरे के पीछे भी इनसे यही कह रही थी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जय कि हो। जिसके जैसी सोच होगी ईश्वर उसको वैसे ही दिखाई देगा। और इसीलिए कहते हैं कि सकारात्मक सोचिए, क्योंकि तभी सकारात्मकता जो है वो आपके पीछे पीछे चलती हुई आएगी। फिलहाल अब आ जाते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए, घुटनों की बात करते हैं। कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया है, चलने में दिक्कत है, घुटना दर्द कर रहा है, और अमूमन ये समस्या 40 के बाद शुरू हो जाती है। आपको बताऊं, घुटने के दर्द से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूं आज। क्यों? क्योंकि घुटने के दर्द की वीडियो मेरी सबसे पहले वायरल हुई थी, अरे वाह। 5 मिलियन पे रुकी। तो 50 लाख लोगों ने वीडियो देखी, अगली डाली दूसरे विषय पे, वो 10 मिलियन ने, फिर 30 मिलियन, फिर 40 मिलियन, ऐसे ही। फिर घुटने के दर्द पहली थी जिसने मुझे ऐसे उठाया। तो मुझे ये समझ में आया घुटने के दर्द की समस्या बहुत ज्यादा। और फिर जितनी घुटने के दर्द की मैंने वीडियो बनाई है वो 20 मिलियन, 30 मिलियन, 25 मिलियन ऐसे जाती है। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि भाई समस्या ज्यादा कहाँ है। घुटने के दर्द की बहुत समस्या है, घुटने में कट कट की आवाजें आती हैं, घुटने में स्वेलिंग हो गई है, चला फिरा नहीं जाता। और इसके कुछ कारण है, जैसे एक कारण है मोटापा, नींव कमजोर है, वजन ज्यादा है तो बिल्डिंग गिरनी है या डिसबैलेंस होना ही होना है। तो मोटापा एक कारण हो गया। खान पान एक कारण है, जितने लोग जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली खाते हैं, कहीं ना कहीं घुटने की समस्या होती है गैस के साथ साथ। और गैस एक ऐसी चीज है, गैस पे हमने चर्चा उतनी नहीं की है, लेकिन मैं बता देता हूँ। गैस जब हमारे शरीर में बनती है, जो हमारी बॉडी का पार्ट वीक होता है वो भी वहीं जाकर टकराती है। जैसे कई बार सुबह उठे, आज तो सर दुख रहा है, यानी हमारे कहीं ना कहीं हमारी नसें वीक हैं और हमें गैस बन रही है और सर में टकरा रही है। कई बार सुबह उठेंगे, आज मेरे कंधे में दर्द है, यहाँ हमारी नसें वीक हैं तो हमारे यहाँ गैस टकराई, दर्द हुआ। आपने रात को देखना पड़ेगा क्या खाया है, कहीं उड़द, राजमा, चावल, भिंडी, अरबी, पनीर, इस तरह की कोई चीज तो नहीं खाई है, यानी जितनी भी गैस बनाने वाली चीजें वो तो नहीं खाई है। तो वो बॉडी के जहां भी पार्ट वीक होता है वहां टकराती है। तो अब घुटने में ये भी एक कारण है। फिर इसके बाद जो है, कुछ लोग रनिंग करते हैं, जैसे कम उम्र में भी हो जाता है, तो गलत तरीके से रनिंग करते हैं, गलत एक्सरसाइज से भी घुटने में दर्द होता है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय में एक मैंने अभी बताया था, आप तिल का तेल ले लीजिए, ठीक है, काले या सफेद किसी का भी एक तिल का तेल आता है मार्केट में, अच्छे से मिलता है। उसमें अदरक डालिए, लौंग डालिए, अजवाइन डालिए और लहसुन डालिए, 4 चीज उसमें मिलाइए, अच्छे से उसको पका के तेल बना के रख लीजिए। भारत के अंदर, मैं कहता हूं दुनिया के अंदर, ऐसी कोई और मेडिसिन वाला तेल कोई ऐसा नहीं मिलेगा। और इसको आप अपने घुटने के ऊपर अच्छे से लेप कीजिए और उसके ऊपर कोई गर्म पट्टी या ऐसी चीज बांध के रखिए, और डायरेक्ट हवा में, पंखे की या एसी की हवा में उसको नहीं लेके आना है। और करते रहिए आपके 2-3-4 महीने तक। और कुछ घुटने की एक्सरसाइज है, बैठ करके भी एक्सरसाइज है, ऐसे बैठे बैठे आप अपने घुटने को चलाना है धीरे धीरे। मैंने उसके ऊपर वीडियोज बनाई है, डेडिकेटेड वीडियोज है घुटने के ऊपर, तो आप उन वीडियोज को देख लीजिए, एक्सरसाइज करिए और साथ में ये आप प्रयोग कर लीजिए, तो घुटने की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मैंने इनको इसलिए बुलाया था ताकि हम इनके साथ डिस्कस कर सके कि योगा के आसन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे योगा को करके हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने, मुझे लग रहा है कि तमाम उन चीजों पे डिस्कशन कर दिया जो कि आपकी समस्याओं से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हो सकता है किसी की आंखें वीक हो तो उनके लिए फायदा हो जाएगा, किसी के घुटनों में प्रॉब्लम हो, अब उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। थोड़ा सा और इनसे चर्चा करके पॉडकास्ट को जो है समापन की तरफ लेके चलेंगे। और सोहित जी, घुटनों तक तो पहुंच गए हैं, अब थोड़ा नीचे उतर जाते हैं। अब खासकर हम बात करते हैं इस चीज की, पैरों के नीचे के मतलब हिस्से की। खासकर यहाँ पे होता है हील पेन। हाँ, हील पेन होता है। और दूसरा ये होता है क्योंकि चलते भी है, वर्किंग जिन लोगों का ज्यादा है, तो पैरों में चीसें लगती है, जलन, इसको वो कैसे ठीक हो? पैर के जो तलवे में जलन होती है उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय मैं बताता हूँ। आप ठंडे पानी में अपने पैरों को अच्छे से साफ कीजिए और उसके बाद जो नारियल का तेल होता है, गोले का, कोकोनट ऑयल, उसको पैर के तलवों पे अच्छी तरीके से मालिश कीजिए। कम से कम एक तलवे पे 5 से 7 मिनट तक आपको मालिश करनी है और फिर दूसरे पे भी मालिश करनी है। तो इतना काम आप कर लीजिए डेली, रात को या तो सोने से पहले या सुबह आप ऑफिस जाने से पहले, तो आपके पैरों के तलवे में जलन नहीं होगी। इसके बाद एड़ी में पेन आता है, हील पेन जिसको बोलते हैं, उसके कई कारण है। जो ऊंचे हिल के सैंडल पहनती हैं लड़कियां, महिलाएं, माताएं, बहनें हमारी, तो उनको ये समस्या होती है हिल पेन की, और उससे बैक में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हिल पेन के लिए क्या करना है, अपनी एड़ी को किसी भी मैट के ऊपर, दरी के ऊपर ऐसे उसको ऐसे से घिसिए। ठीक है, मैंने कितने एग्जाम्पल मेरे पास हैं जिनके इस एक्सरसाइज के करने से उनके हील पेन दूर हो गए। तो एड़ी को ऐसे घिसो, फिर दूसरे घिसो, फिर इसको घिसो, फिर इसको घिसो, 5-5 मिनट एक पैर को आप घिसिए और फिर रिजल्ट देखिए, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। कितने दिन करना है?
बस लगातार किसी भी चीज को 3 महीने करना चाहिए। वैसे आयुर्वेद में, योग में 40 दिन, पर आपको लग रहा है कि 40 दिन करो, ठीक हो गया, आराम मिल गया, और फिर आप छोड़ दो, या फिर 3 महीने लगातार करो, हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और फिर आप गड़बड़ करोगे, फिर हील पहनोगे, फिर कुछ करोगे। ये तो लाइफ स्टाइल है। योग कोई केवल आसन या कोई दवाई नहीं है, योग है जीवन जीने की कला। अच्छा, 2-3 सवाल थोड़ा सा, क्योंकि हमने बात की थी कि हम पॉडकास्ट करेंगे सर के बालों से लेकर पैर की उंगली तक, ये सारे सवाल अभी मेरे हो गए हैं। अब मेरे कुछ इससे हटके 2-3 सवाल है, और मैं चाहूंगी इसका शॉर्ट आंसर लेकर आपका भी जो है, क्योंकि समय कम है, आपको भी निकलना है, तो उस पर बात कर लेते हैं। शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए योगा के जरिए? योगा में अर्ध मत्स्येंद्रीय आसन है, मंडूक आसन है, ये 2 आसन, यानी पेट को दबाने वाले, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने वाले सारे आसन आपको करने हैं। इसके बाद एक मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है, जामुन, करेला और नीम, तीनों को आप या तो नेचुरल फॉर्म में आप ले लीजिए, या फिर आप मार्केट में मिलते हैं, इनका तीनों का जूस मिलता है, उसको दिन में 2 बार 3 बार, आप अगर स्टार्टिंग में तो आप दिन में 1 बार सुबह खाली पेट, जिसको थोड़ा ज्यादा दिन में 2 बार आप इसको पीना शुरू करिए, और फिर आप रिजल्ट देखो। क्योंकि मैंने अभी, एक मेरे जानकार थे, उनको शुगर की समस्या हुई, मैंने उनको एक कंसल्ट किया, उन्होंने किया तो उनके शुगर जैसी बीमारी अंग्रेजी एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर ठीक नहीं होती है, उसकी दवाई चलती रहती जीवन भर, और शुगर जो है अंदर से खोखला कर देती है। कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, कोल्ड ड्रिंक पूरी तरह से बंद करनी है, आइसक्रीम बंद करनी है, मीठा बंद करना है, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली सब बंद करना है, और लेकिन फल बंद नहीं करने हैं, फ्रूट्स बंद नहीं करने हैं, चाहे मीठे फ्रूट्स भी हों। अगर आप उनको बंद करते हो तो समस्या आपको और ज्यादा क्रॉनिक हो जाएगी, उसको आप लेते रहने दीजिए। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर शुगर की आवश्यकता है, नेचुरल फॉर्म में आप ले सकते हो, चीनी नहीं लेनी है, चीनी से बना हुआ कोई पदार्थ नहीं लेना है, तो शुगर की समस्या दूर हो जाएगी। छोटी छोटी सी चीजें हैं। शुगर हालांकि बहुत घातक है, शुगर के इंस्टीट्यूट भी खुले हुए हैं अलग अलग, पर यदि स्टार्टिंग में अगर करना शुरू करें तो शुगर को शुरू में जैसी आई तुरंत कंट्रोल कर लो ना, उसको क्रॉनिक होने की देते हो। इंसुलिन पे आते ही क्यों हो, ये तो हम लोग उसको ढीला छोड़ देते हैं। यदि कोई इंसुलिन पे आ गया तो उसको कैसे कंट्रोल करना उसके लिए पड़ेगा? फिर टाइम लगेगा, पूरा का पूरा कोर्स करना पड़ेगा, योग उसको डेली करना पड़ेगा, क्लास भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, आयुर्वेद की दवाइयां भी लेनी पड़ेंगी, और साथ में उसको जितने भी नेचुरल फॉर्म हमने बताए वो भी सब करने पड़ेंगे, हो वो भी ठीक जाएगा। बीपी अप डाउन चलता रहता है, अमूमन लड़कियों को देखते हैं चक्कर आ रहे हैं, अमूमन घर के जो छोटे छोटे बच्चे वो भी कहते हैं कि चक्कर आने लग जाता है। ये बीपी की आजकल प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि सभी को हो गई है। बीपी के कारण भी स्ट्रेस है, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना उनको बीपी की समस्या हो जाती है, एकदम शूट अप हो जाएगा, हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, या तो ऑफिस का हो चाहे किसी चीज का। ये सवाल का जवाब मैं चाहूंगी, इसी बिटवीन एक सवाल और आ रहा था, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, तो बीपी के लिए अगर किसी का लो रहता है उसको करना सूर्य भेदी प्राणायाम। अब सूर्य भेदी प्राणायाम क्या है, हमारा जो राइट नोस्ट्रल है वो सूर्य स्वर है, यानी वो उसका संबंध है हमारा, उसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, यानी उसका सीधा सूर्य से कनेक्टेड है। तो जिनका लो रहता है उसको सूर्य भेदी करना है, यानी लेफ्ट को प्रेस करो, राइट से सांस को अंदर भरो, से लेफ्ट से छोड़ दो, फिर राइट से भरो, अनुलोम विलोम का आधा हाफ पार्ट सूर्य भेदी। और जिनका रहता हाई उनको करना है चंद्रभेदी। हमारे शरीर में ही सारे सिस्टम लगे हुए हैं, एसी भी लगी हुई है, हीटर भी लगा हुआ है। चंद्रभेदी है यानी चंद्र स्वर, चंद्र क्या था, शीतलता देने वाला। तो लेफ्ट से लो राइट से छोड़ो, लेफ्ट से लो राइट से छोड़ो, ऐसे। बस 5 से 10 मिनट तक, स्टार्टिंग में 5-5 मिनट, और फिर 10-10 मिनट इन प्राणायाम करो। हाई वाले चंद्रभेदी यानी लेफ्ट टू राइट, और लो वाले राइट टू लेफ्ट। तो लो बीपी हो या हाई बीपी हो, दोनों के लिए बहुत जबरदस्त क्रिया है। आपको बताऊं, बीपी की समस्या क्योर भी हो जाती है, जबकि कोई भी डॉक्टर हिंदुस्तान के अंदर ये नहीं कह सकते कि बीपी की समस्या क्योर हो जाएगी। स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि बीपी की समस्या क्योर हो जाती है, दवाई छूट जाती है, थायराइड की भी दवाई छूट जाती है। बस रेगुलर करना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा, अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक ढंग से चलाना पड़ेगा। थायराइड को कैसे कंट्रोल किया जाता है? थायराइड के लिए भी मैंने एक इंडिया टीम के, मैं बार बार बोलता हूं इस बात को जब थायराइड की बात आती है, तो नाम मैं नहीं लूंगा, इंडियन टीम के क्रिकेटर हैं, उनका मेरे पास कोई मेरी वीडियो उनके सामने गई तो उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे कॉल किया। पहले इंस्टा पे मैसेज करके नंबर लिया, फिर कॉल किया, बात हुई, तो उनको वजन घटाने वाला थायराइड हुआ, यानी हाइपो। अब हाइपो हो या हाइपर हो, चाहे किसी का TSH बढ़ा हुआ हो, यानी वजन बढ़ाने वाला हो, घटाने वाला हो, थायराइड की कोई भी समस्या हो, उसमें 2 चीजें काम करती हैं। एक तो सबको पता है कि भाई जो धनिया होता है
साबुत धनिया, उसको रात को भिगोइए, सुबह उबालिए, छान के पीना शुरू कीजिए। अब किसी का स्टार्टिंग है तो वो उसको काम करता है। अब इसके आगे बढ़िए, जिनको थायराइड की क्रॉनिक समस्या हो गई, दवाई खा खा के थक गए हैं, वो थायराइड के लिए जो हरा धनिया होता है, हरे धनिया के का 2 चम्मच रस निकालिए, उसमें 1 चम्मच शहद डालिए और उसको सुबह सुबह खाली पेट पीना शुरू कीजिए, खाना शुरू कीजिए। और करिए आप 40 दिन तक। पहले 40 दिन पहले टेस्ट कराओ, फिर 40 दिन के बाद टेस्ट कराओ। उज्जाई प्राणायाम करो साथ में। उज्जाई प्राणायाम थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे? गले की मांसपेशियों को खींचना है ऐसे और अंदर सांस भरना है ऐसे। और राइट नोस्ट्रल को प्रेस करके लेफ्ट से छोड़ देना है। अभी कैसे होगा? मुंह खोल के हिचकी लेके देखो, करके देखो ना एक बार आप मेरे साथ, तो पता तो चलेगा। हिचकी लो। आप कीजिए। अब जिससे नहीं हो रहा वो मुंह खोल के खिचकी लेके देखो। अब मुंह बंद करके करो। तो ये सीधा आपकी थायराइड ग्रंथि को थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन जो भी है उसको बैलेंस करता है, उसको मेंटेन करता है, ना उसको बढ़ने देता है ना घटने देता है। और एक बात और मैं बताऊंगा, किसी भी प्राणायाम को करो, चाहे आप पीसीओडी के लिए करो, चाहे आप गर्भधारण के लिए करो, चाहे आप वजन को घटाने के लिए करो, लेकिन उसमें भावनाएं प्रबल होनी चाहिए। जैसे आपका नाम भावना है ना, तो उसमें भावनाएं प्रबल होनी चाहिए, वरना उसके बिना काम नहीं चलेगा ना। और देखिए जिस तरीके से ये कर रहे हैं, वो बार बार मुझे कह रहे हैं करने के लिए, पर देखिए ये क्योंकि वो एक्सपर्ट है इसलिए थोड़ा सा उनके लिए आसान है, बट मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोशिश करूंगी तो जरूर होगा। और आपके लिए भी नामुमकिन नहीं है। अगर समस्या है तो समाधान ढूंढ लीजिए, क्योंकि समाधान आपके सामने आ चुके हैं। एक आखिरी सवाल और फिर करते हैं पॉडकास्ट का समापन। अधिकतर लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, आप वीडियोस देखते हैं, वायरल होती है कि दूल्हा जो है स्टेज पर गया, हार्ट अटैक आ गया, दुल्हन जो है वो डांस करते हुए आ रही है, हार्ट अटैक आ गया। ये क्या हो रहा है आजकल? देखिए, इसके कारण सडनली जो हार्ट अटैक आता है ना, उसका थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चेक नहीं कराया, ब्लॉकेज एकदम नहीं होता। ब्लॉकेज उसको पहले से हो रहा है, बेशक उसकी एज कम है, उसका खान पान इतना खराब है, या उसकी कोई परिवार में कुछ ऐसी जेनेटिक हो सकती है अनुवंशिक, तो उसका धीरे 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 ब्लॉकेज बढ़ता हुआ गया। और उसने जब बॉडी को ज्यादा, जैसे जिम में ट्रेनर्स को या जिम करते हुए हार्ट अटैक होता है, उन्होंने हाइपर वेंटिलेशन की एक्सरसाइज कर दी, या वो डांस करते करते सांस चढ़ गया, उसने अपने आप को देखा नहीं, और वो ब्लॉकेज ज्यादा था और वो वहां पे नसें बंद हो गई, हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट उसको बोलते हैं, वो हो गया, ऑन द स्पॉट चला गया। अब इसका समाधान, इसके ऊपर मैंने कई लाइव सेशन दिए हैं, मैं फेसबुक यूट्यूब पर लाइव भी आता हूं और ऑनलाइन क्लास में मैं बताता हूं अपनी में। इसका सबसे सरल उपाय प्राणायाम है। कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ने नहीं देना है। ब्लॉकेज खोलने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत बढ़िया काम करता है। ये अच्छा सवाल है। मैं अभी कल की बात है, मैं जा रहा था रास्ते में, तो मेरे अंदर तक भाव आया। मैंने सोचा, कई बार गाड़ी हो या बाइक हो, उसका जो कार्बोरेटर होता है उसमें कई बार कचरा अटक जाता है, आवाज भी बदल जाती है। सोचा यार, ये हमारी बॉडी में भी तो है, हमारी बॉडी में तो कचरा अटकता है, हम ध्यान क्यों नहीं देते उसमें? तो हम सर्विस पे चले जाते हैं, हम अपनी बॉडी की सर्विस कभी नहीं कराते। तो बॉडी की सर्विस करते हैं प्राणायाम, बॉडी की सर्विस करती है नेचुरोपैथी, बॉडी की सर्विस करती है पंचकर्मा। हमें जलनेती करनी चाहिए, हमें वमन क्रिया यानी उल्टी जो कुंजल क्रिया है वो करनी चाहिए, हमें क्या नाम लूज मोशन भी लगाने चाहिए, जिसको संघ प्रक्षालन जिसको बोलते हैं वो करना चाहिए। संघ प्रक्षालन में क्या होता है? मुंह से पानी पिया 20-30 गिलास, 2 गिलास पानी पिया, फिर 2 आसन किए, 3 आसन किए, फिर 2 गिलास पानी पिया, 2-3 आसन किए, फिर 2 गिलास पानी पिया। जब तक आप इस क्रिया करते रहो, जब तक जैसा पानी आप पी रहे हो वैसा ही आपका पास ना होने लगे, जब तक करते रहो। 1 घंटा 1.5 घंटा इस क्रिया में लग जाता है। लेकिन योग गुरु की देखरेख में, डॉक्टर की देखरेख में, आयुर्वेदाचार्य नेचुरोपैथिस्ट की देखरेख में ही ये करना चाहिए। ये केवल बता दिया और आपने शुरू कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी की सर्विसिंग है। प्राणायाम करो, भस्त्रिका, सब खुल जाएगा, पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, एक एक नस खुल जाएगी पूरी बॉडी की। मैंने एक वीडियो बनाई, खड़े होकर सांस भरो, सांस छोड़ो, सांस भरो, सांस छोड़ो। कई तो डॉक्टर ने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है भाई, पंपिंग हो रही है। जब आप लोहार की जो धोखनी ऐसा चलती है, वो क्या करता है? वहां से हवाई तो फेंकता है उसको, लोहे को गर्म करने के लिए, हवा उसकी सारी खोट को दूर कर देता है। जब उसकी ऐसी ये धोखनी चलती है हमारी, बीपी हाई है तो स्टार्टिंग में स्लो कर लो और इसको करो, पूरा आपका जो हार्ट की नसें हैं, पूरी बॉडी की जो ब्लॉकेज है सब खुल जाएंगे। प्राणायाम, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, देखो फिर क्या जबरदस्त आपको आनंद आता है। तो हार्ट अटैक से बच जाओगे। स्ट्रेस के कारण भी हार्ट अटैक हो रहा है। जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा, नमक और चीनी
और जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं इन सबको बंद कर दीजिए और फिर देखिए आप जो है निरोगी जीवन जिएंगे। और योग आपको निरोगी जीवन जीने के लिए ही प्रेरित करता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारे कामों को करने के लिए शरीर ही एक माध्यम है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, और चौथा सुख पतिव्रता नारी। क्या बात है, तालियां हो जाए। आनंद आ गया, आनंद आ गया ये सुनकर कि कितने आसान तरीके से आपने हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को जानकारी दे दी योगा के बारे में। जी। और देखिए योगा से ही होगा, कर लीजिए ना योगा। अगर है इतनी सारी कोई भी एक बीमारियों में से एक बीमारी, तो हो जाइए तैयार और ले लीजिए उससे निजात। और उसका मात्र उपाय है योगा, जो कि अभी आपको सोहित योगी जी ने बताया। शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए, और शुक्रिया आप सभी का इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।